तीन बेवकूफ ननद से परेशान बहू। गुस्से में बुदबुदाती हुई भावना अपने कमरे में एंट्री करते हुए दरवाजा पीटती हुई मेज पर बैठे अपने पति तरुण का लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, तुम्हारे हाथ तो दिन भर इस लैपटॉप में लगे रहते हैं। अरे तंग आ गई हूँ मैं तुम्हारी तीनों बहनों से। सारा दिन छोटे छोटे मुद्दों का तिल का ताड़ बनाती रहती हैं और तो और मेरा खून पीने को पीछे पीछे दौड़ती हैं। अगर मैंने माँ जी को वचन नहीं दिया होता ना तो आज मेरी ननद मेरी नाक में दम नहीं करती। अरे छोटे छोटे शहरों में ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं सेनोरिटा। अरे यहाँ तुम्हारी बीवी खून के आंसू रो रही है और तुम्हें डायलॉग बाजी सूझ रही है। सारा दिन तुम्हारी बेवकूफ बहनों की उल जुलूल फरमाइश पूरी करने में रसोई में सुबह से रात बीत जाती है। बावर्ची बनाकर रख दिया है, जाने कब खत्म होगी मेरी तीनों ननद की नादानियां और नखरे। भावना, ननद भाभी में ये छोटी मोटी नोक झोंक तो होती ही रहती है। देख लेना, एक दिन जब तुम्हारी तीनों ननद इस घर से रुखसत होंगी उस रोज तुम खूब रोओगे। अरे कौन ले जाएगा इन आफतों को अपने घर। देखा नहीं, एक शेप से बाहर है तो दूसरी छोटा चेतन और तीसरी तो बत्ती गुल होते ही गायब हो जाती है। ये है भावना, तीन ननद की इकलौती भाभी। वैसे तो अपनी ननद का परिचय वो पहले ही दे चुकी है, तो अब चलते हैं एक भाभी के तीन ननद के घर। शिल्पा, कुहू और दीपिका भावना की तीन ननद हैं। जहाँ शिल्पा मोटी वहीं कुहू बेहद काली और दीपिका जरूरत से काफी ज्यादा छोटे कद की ननद है। भाभी, अरे ओ भाभी, कहाँ हो आप? अरे आ गई बाबा, भोपू की तरह नॉन स्टॉप क्यों बज रही हो? वाह जी वाह, कनेक्शन देकर फ्यूज निकालना तो कोई आपसे सीखे। अब ये कौन सी मनगढ़ंत कहावत है? अभी घड़ी में समय क्या हुआ है? 10 बज रही हैं। भाभी, आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? ये सप्लीमेंट मैं शोपीस के लिए नहीं लाई। अगर मैं डेली रूटीन में इसे पीऊंगी नहीं तो कैसे होगी मेरी हाइट बॉलीवुड की दीपिका के जैसे? ये सुनकर नाटी ननद की भाभी मधुर लहजे से कहती है, दीपिका, अगर बचपन में कॉम्प्लान पिया होता तो आज तुम्हें अपना कद बढ़ाने के लिए इस सप्लीमेंट पर निर्भर नहीं होना होता। मैंने भले ही कॉम्प्लान ना पिया हो मगर आपने खूब करेले खाए हैं, इसीलिए आपकी बातें मुझे जहर लगती हैं। तुम भाभियां होती ही जल कुकड़ी हो। रहने दे भावना, तेरी सूझबूझ भरी बातें इस बैल बुद्धि बौनी ननद के समझ से बाहर है, क्योंकि भेजे में तो भूसा भरा है। अपनी नाटी ननद के सर चढ़े लंबे होने का भूत देखकर भावना उसे दूध में सप्लीमेंट मिलाकर दे देती है। तभी कुहू के कमरे से आवाज आती है, भावना भाभी, कहाँ हो आप? मेरे कमरे में आओ। ये सही बला है, एक के नखरे पूरे करती है, दूसरी चिल्लाना शुरू कर देती है। क्या हुआ कुहू? वो मैंने ना एक एड ब्रेक देखकर ये फेस क्रीम मंगाया। ये क्रीम ना काली कोयल को भी हंस बना देती है। फिर मैं तो सिर्फ सांवली हूँ। अरे सांवली नहीं बल्कि बावली कहो। कितनी बार कहा है तुम्हें कि एड ब्रेक की बातों में मत आया करो। ये लोग अव्वल दर्जे के ठगी होते हैं, मगर मेरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद तुम्हारे सर से लीपा पोती का भूत उतरता ही नहीं है। मानो ट्रेन महंगी प्रोडक्ट पर पैसे फूकने की बजाय हल्दी और चंदन का उपटन लगाओ, तुम्हारा चेहरा अपने आप चमकने दमकने लगेगा। ओ प्लीज भाभी, अपनी सो कॉल्ड हिदायत अपने पास रखो। तुम्हारी ननद का नया नक्श अप्सरा से सुंदर है, इसीलिए तुम्हें डर है कि कहीं मैं गोरी चिट्टी हो गई तो तुम्हें भी मात दे दूंगी। सही कहा मेरी बैल बुद्धि ननद, तुम मुझे मात दोगी लेकिन गोरेपन में नहीं बल्कि आइकॉनिक के काले गहरे काजल में। भाभी, अरे ओ भावना भाभी, अरे कौन सी ख्याली खिचड़ी पकाने लगी? मैं आंखें बंद करी, जल्दी से क्रीम मेरे काले चेहरे पर लगा दो और ध्यान रहे कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए, वरना तुम कुहू के गुस्से से वाकिफ हो। देखना वो दिन दूर नहीं जब तुम क्या भाभी कुहू अपने गोरेपन से कैटरीना को भी मात देगी। ऐसा ही हो। अचानक भावना की मोटी ननद शिल्पा अपने भारी कदमों के साथ कुहू के कमरे में आती है। भावना भाभी, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ और आप मिली कहाँ कुहू के कमरे में? अरे मैंने रसोई घर में अपना डाइट चार्ट इसलिए नहीं चिपकाया कि रोजाना मुझे आपको याद दिलाना पड़े कि मुझे 7 बजे सैलेड और हर 1 घंटे पर ग्रीन टी चाहिए, ताकि मैं अपने मोटापे को मात दे सकूं। मुझे तो ऐसा लगता है आप चाहती नहीं कि आपकी ननद स्लिम हो, बस नाम मात्र की जिम्मेदारी निभाती हो। जबलपुर की ट्रेन पकड़ नहीं होती है क्या, जो जल्दबाजी में अपनी ननद की फरमाइश निपटाती हो? कभी एक खीरे में 2 टुकड़े करती हो तो कभी ग्रीन टी का गुड़गोबर कर देती हो। अगर तुम तीनों ननद को भाभी के किए कामों में इतना ही नुष्क नजर आता है तो अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारी भाभी के पास बतेरे काम होते? सुबह से रात तक तुम तीनों ननद मुझे एक पांव पर नचाती हो। ऐसा कहकर भावना वहां से चली जाती है। तभी तरुण कमरे में कदम रखता है।
और दोनों ननद अपनी भाभी के खिलाफ तरुण को भड़काते हुए कहती हैं, भैया देखो भाभी हमें देखकर कैसे आंख भौं से कोड़ रही थी। शिल्पा, कुहू, भावना तुम्हारी भाभी है। जब माँ इस दुनिया से चले गई थी तब तुम्हारी भाभी ने ही तुम तीनों की खुशी के लिए अपने शौक का गला घोंट दिया था, और आज जब तुम सयानी हो गई हो तो अपने भाभी को भेंट में अपने तेवर दिखा रही हो। तुम्हारी भाभी भले जुबान की कड़वी है मगर दिल से मोम है, मोम। हाँ भैया आप सही कह रहे हो। हाँ भाभी ने हम तीनों के सैकड़ों नखरे झेले बावजूद इसके हम भाभी के साथ अच्छा तालमेल नहीं रख पाए। तीनों ननद एक साथ बैठकर बातें करती हैं। तभी शिल्पा कहती है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, भाभी को मालपुए खाना बहुत पसंद है। अरे मोटी तरह भेजे में खाने के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं आता। मगर कुहू आइडिया बुरा नहीं है। तीनों ननद रसोई घर में आकर मालपुए बनाते हैं मगर अपनी बेवकूफी के चलते वह मालपुए में नमक डाल देती हैं। कुछ देर बाद टंटना, देखो भाभी आपकी ननद आपके लिए मालपुए बनाकर लाई है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि मालपुआ किस खुशी में लाई हो? भाभी आप गुस्सा थूक दीजिए ना और ये मालपुए खाकर अपनी ननद को माफ कर दीजिए। भाभी आपने हमेशा अपनी मंदबुद्धि ननद के नखरे झेले, हमारे एक एक फरमाइश को आपने पूरा किया मगर हम आपकी अथाह कोशिश को अपनी कमी के आगे देख ही नहीं सके। अरे बस करो पगली, अब रुलाओगी क्या अपनी भाभी को? वैसे भी ननद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोक-झोंक होती ही रहती है, मगर याद रखना सच्चा रिश्ता वही है जो हमें बगैर बदले हर हालातों में स्वीकार करता है। अरे अब हम ननद भाभी भरत मिलाप ही करती रहेंगी तो मालपुए ठंडे हो जाएंगे। जैसे ही भाभी अपनी तीनों बेवकूफ ननद का पकाया मालपुआ खाती हैं तो कहती हैं, भाभी मालपुआ अच्छा नहीं बना है क्या? अरे मेरी नादान ननद जी, आप तीनों ने मालपुए में शक्कर की जगह नमक उड़ेल दिया है। क्या? जी हाँ, मगर आज मेरे मन का प्याला उमड़ रहा है क्योंकि मेरी तीनों ननद अब धीरे धीरे सयानी के साथ समझदार बन रही हैं। इस तरह ननद भाभी के रिश्ते की नोकझोंक समय से मधुरता का मोड़ ले लेती है और आखिरकार भावना अपनी बैल बुद्धि नादान ननद को समझदारी के सफर से रूबरू करवाती है, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी काली मोटी और नाटी ननद की शादी बड़े ही सुलझे परिवार में हो जाती है। जाओ मेरी प्यारी ननद, तुम्हारी भाभी को तुम तीनों पर पूरा यकीन है कि तुम अपने ससुराल को प्यार से संवारोगी और निखारोगी। भाभी हम तीनों ननद जीवन भर आपकी आभारी रहेंगी, माँ बाबूजी के चले जाने के बाद हमें बेशुमार प्यार दुलार देने के लिए। इस तरह अंत में ननद भाभी अपनी शादीशुदा गृहस्थी में खुशी से रहने लगती हैं। आखिरकार भावना अपनी सास को दिया वचन एक भली भाभी बनकर पूरा करती है। 2 बहुओं के 3 नशेड़ी बाज देवर। गीता और सरिता घर में खाना बना रही होती हैं। तभी उसके तीनों नशेड़ी देवर शराब पीकर घर में आते हैं और नशे में डगमगाते हुए कहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने का, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ओए दारू वाले कीड़ो, थोड़ा संभल कर, अगर भाभीियों ने हमें ऐसी हालत में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। तभी अचानक से करण के हाथ से कांच का फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिसकी वजह से पूरे घर में कांच के टूटने की आवाज आती है, जिसकी आवाज से गीता और बबीता की आंखें खुल जाती हैं। लगता है ये लोग फिर से शराब पी कर आ गए। अजी सुनती हो, जरा उठो और देखो तुम्हारे भाइयों को। अरे यार मुझे सोने दो, मुझे ऑफिस जाना है। सुबह सुबह ये तो रोजाना का ही ड्रामा होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बबीता अपने पति से कहती है, अजी उठो और अपने नशेड़ी भाइयों को संभालो। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? ये तीनों रोजाना शराब पीकर घर आते हैं। बबीता के उठाने पर भी कैलाश उसकी एक नहीं सुनता और चुपचाप सोता रहता है, जिसके बाद गीता और बबीता दोनों अपने तीनों नशेड़ी देवरों के पास आती हैं और उन्हें कहती हैं, आज फिर से तुम तीनों शराब पीकर आए हो? अरे थोड़ी तो शर्म करो, रोज रोज शराब पीकर तुम्हें क्या मिलता है? आज किसका बहाना लगाओगे? हाँ हाँ कह दो, आज भी किसी यार दोस्त की पार्टी होगी, है ना, जिसने तुम्हें पार्टी में इतनी सारी शराब पिला दी। अरे भाभी जी, ये दारू बनाई ऐसी चीज है कि इसे कोई मना नहीं कर सकता। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। अरे अर्जुन जी, आपको ऐसा कौन सा गम लग गया जिसके गम में आप शराब पीते हो?
अरे भाभी जी, जिंदगी में गम ही तो हैं जिन्हें जितना भूलने की कोशिश करो उतना ही याद आते हैं। एक तरफ गर्लफ्रेंड का गम तो दूसरी तरफ बेरोजगारी का गम, तीसरी तरफ घर के ताने सुनने का गम। और गम सुनना चाहोगी? अरे नहीं नहीं, बस करो, इतना ही काफी है आज के लिए। गीता और बबीता दोनों मिलकर एक एक करके अपने तीनों नशेड़ी देवरों को उनके कमरों में छोड़ने जाती हैं, जिसके बाद वह अपने देवरों को सुलाने के बाद खुद सोने चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वह दोनों अपनी सास के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, अरे माँ जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? आपके तीनों बेटे इतने बिगड़े हुए हैं कि रात भर शराब पी कर आते हैं और फिर यहाँ से वहाँ उल्टियाँ करते हैं। हे भगवान बाबू, अब मैं क्या करूँ? कितनी बार तो मैंने इन तीनों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेते। इन्हें तो भगवान ही सुधारे अब। लेकिन माँ जी, हम थोड़ी अपने देवरों की उल्टियाँ साफ करती रहेंगी? अरे इन्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है, जहाँ मर्जी उल्टियाँ कर देते हैं शराब पीने के बाद। जरा इन तीनों को उठने तो दो, मैं आज उनकी खैर खबर लेती हूँ। उर्मिला जोर जोर से अपने तीनों नशेड़ी बेटों को आवाज लगाने लगती है। अरे कमबख्त, अरे ओ नालायको, सूरज सर पर चढ़ाया है और तुम हो कि अभी तक सो रहे हो? अरे बेशर्म निकम्मो, उठ जाओ। अपनी माँ की आवाज सुनकर भी वह तीनों ढीठ बने सोते रहते हैं। ये तीनों ऐसे नहीं उठेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उर्मिला एक डंडा उठाती है, जिसके बाद वह बारी बारी से अपने तीनों बेटों के कमरे में जाती है और एक एक करके अपने तीनों नशेड़ी बेटों को डंडे से मारना शुरू कर देती है। ये सब देखकर गीता और बबीता आपस में हंसते हुए बात करने लगती हैं। अब आया ना मजा, आखिर अब इन्हें असली मजा आएगा जब यह डंडे की मार सहन करेंगे। अरे बिल्कुल, माँ जी ने सही किया, इन्हें तो ऐसे ही डंडे से धुलाई करनी चाहिए। उर्मिला अपने तीनों बेटों को पीटती है, जिसके बाद वह नींद से उठकर अपनी माँ के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ, बस करो, अब क्या हमारी जान ही निकाल कर रहोगी? ए माँ, यह सुबह सुबह कौन सी चांडालनी तेरे ऊपर चढ़ गई है जो तूने हमारी सुबह सुबह ही दूध पूजा उतार दी? अरे नालायको, मैं अपनी बहुओं को तुम्हारी सेवा पानी करने के लिए नहीं लेकर आई हूँ, और तुमने ये रोज रोज शराब पीना कैसे सीख लिया? कौन तुम्हें रोज शराब पिलाता है? अरे माँ, वो दोस्तों ने जबरदस्ती। हाँ हाँ, कहो कहो कि दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी। मैं तुम्हारे सभी बहाने से थक चुकी हूँ। अगर तुम शराब के नशे में घर पर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद गीता और बबीता दोनों रसोई में जाकर खाना बनाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ करण, अर्जुन और रुद्र आपस में बात करने लगते हैं। ये सब हमारी भाभीयों का किया धरा है। अगर वो हमारी शिकायत न लगाती तो माँ हमारी इतनी धुलाई न करती। अब हमें अपनी भाभीयों को अच्छा सबक सिखाना होगा, नहीं तो वो हमारी शिकायत रोजाना ऐसे ही करेंगी। देखो, वो हमारी भाभी हैं, हमें उनके साथ कुछ नहीं कर सकते। यह बात भी ठीक है, जब से दोनों भाभी आई हैं हमारी शराब पर तो बैन लग गया है। अर्जुन, करण और रुद्र तीनों भाई शराब पीने से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर मैं शराब पीकर आते तो उन दोनों की भाभियां उनकी शिकायत उनके बड़े भाई और उनकी माँ से लगा देती, जिसके चलते उन्हें रोज रोज गालियां सुननी पड़ जाती। एक दिन करण के दिमाग में एक आइडिया आता है। मेरी बात सुनो, क्यों ना हम अपनी दोनों भाभियों और भाइयों को और साथ में अपनी माँ को एक ट्रिप पर भेज दें। फिर वो कुछ दिनों तक बाहर रहेंगे और हम घर में बहुत सारी मस्तियां करेंगे। अरे हाँ, यह भी तो सही है। उनके जाते ही हम बहुत सारी शराब लेकर आएंगे और खूब सारी शराब पिएंगे। एक काम करता हूँ, उन्हें मनाली का पैकेज दिलवा देता हूँ। कम से कम 1 से 2 हफ्ते तो बाहर ही रहेंगे। वह तीनों ऐसा सोचकर अपने भाइयों को मनाली का पैकेज दे देते हैं। अपनी भाभियों के साथ साथ वह अपनी माँ को भी बाहर घूमने के लिए भेज देते हैं, जिसके बाद वह तीनों मिलकर घर में खूब सारी शराब लेकर आते हैं और चारों तरफ शराब की बोतलें ही नजर आ रही होती हैं। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा, आज तो मजा ही आ गया। घर के सभी लोग बाहर घूमने गए हैं और हम यहाँ धूम मचाले करेंगे। हाँ भाई, देरी मत कर, जल्दी से बोतल खोल। 2 हफ्ते के लिए गीता और बबीता अपने पति और अपनी सास के साथ बाहर घूमने चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ 2 हफ्ते तक करण, अर्जुन और रुद्र तीनों इतनी शराब पीते हैं कि उन्हें सुबह से शाम तक होश ही नहीं रहता।
जैसे ही 2 हफ्ते बाद गीता और बबीता ट्रिप से वापस घर लौटी तो वह घर की हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। देखा ना जी आपने, इन्होंने हमारे जाने का कितना फायदा उठाया है। घर की हालत तो देखो, ये भगवान, पूरा घर अपवित्र हो गया है। चारों तरफ शराब की बोतलें ही नजर आ रही हैं। हे भगवान, घर की हालत क्या कर दी है हमारे देवरों ने। आज इन तीनों की खैर नहीं, आज मैं इन्हें मार मार कर इनका भूत उतार दूंगी। तभी घर का टेलीफोन बजता है, जिसके बाद बबीता टेलीफोन उठाती है। टेलीफोन की दूसरी तरफ एक नर्स कहती है, ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से आपके तीनों देवरों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया है। आप तुरंत हॉस्पिटल में आ जाइए। यह सुनते ही बबीता रोने लगती है और रोते हुए अपनी सास और गीता को फोन पर हुई सभी बात के बारे में बताती है, जिसके बाद वह तीनों तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हे भगवान, देखो जरा शराब की वजह से उन्होंने अपनी हालत क्या कर रखी है। हम लोगों ने कितना समझाया था, लेकिन इन्हें तो बिल्कुल भी हमारी बात समझ नहीं आई। अब अपनी गलती की सजा भोग रहे हैं। उन तीनों के लीवर में इन्फेक्शन होने की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, जिसकी वजह से ना वह कुछ खा पाते ना कुछ पी पाते, जिसके चलते गीता और बबीता दोनों हॉस्पिटल में अपने तीनों देवरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं। कुछ ही समय में उन तीनों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। गीता और बबीता उन्हें वापस घर ले आती हैं और घर लाने के बाद भी उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती हैं। एक दिन वह तीनों ठीक हो जाते हैं, जिसके बाद गीता और बबीता एक दारू की बोतल लेकर आती हैं और बैठकर दारू की बोतल खोलते हुए कहती हैं, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मैं तो दारू पीना चाहती हूँ। अरे अरे, तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ पीऊंगी। उन्हें इस तरह देख वे तीनों दारू की बोतल उठाते हैं और उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो अपनी भाभियों से कहते हैं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमने जो गलती की है अब कभी मत कीजिएगा। आज के बाद कभी भी हम दारू को हाथ नहीं लगाएंगे। मैं तो शराब देखना भी नहीं चाहता, मेरी नजरों से शराब को दूर कर दो। उन तीनों को उन तीनों की गलतियों का सबक मिलते हुए देख गीता और बबीता को बहुत शांति मिलती है, जिसके बाद से वह अपने तीनों देवरों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। लंबे गले वाली सास। एक गांव में एक माया नाम की औरत रहती थी। माया उम्र में 45 साल की थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड था। वो ये सोचती थी कि वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिसके चलते वो अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप भी किया करती थी। वो हर रोज शाम के वक्त टहलने निकला करती थी। एक दिन वो टहलते टहलते जा रही थी। रास्ते में उसकी कुछ सहेलियां उसे मिल जाती हैं। अरे कांता, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बहन, घर की तरफ जा रही हूँ। मेरी बहू और बेटा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कांता, जरा अपनी तरफ देखो, तुम मेरे साथ ही हो और फिर भी तुम्हारी खूबसूरती बिल्कुल पतझड़ के पेड़ की तरह झड़ गई है। अब तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम पोती पोता वाली हो गई हो। अरे हाँ हाँ माया बहन, तुम्हारी खूबसूरती की होड़ कोई थोड़ी ना कर सकता है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि क्या बताऊं। अरे हाँ हाँ, ये सब तो है। आखिर मैंने अपनी खूबसूरती को ढलने थोड़ी दिया है। मेरी उम्र के हिसाब से आज भी मैं बिल्कुल जवान लगती हूँ, जवान। माया की सहेलियां उसकी बातों पर हंसने लगती है, जिसके बाद उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। माया टहलकर वापस अपने घर आ जाती है। जैसे ही विक्रम अपनी माँ माया को देखता है, वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी, इतना मेकअप और वो भी इस उम्र में। तुझे नहीं पता, ये मेकअप ही तो मेरी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। अब तेरी बहू की तरह तो नहीं कि इस उम्र में भी अपनी रंग रूप और रंगत को निखार नहीं सकती। माँ, कितनी बार आपको समझाया है कि किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ, मैंने कौन सा गलत कहा है कुछ। माया को अपनी खूबसूरती के ऊपर इतना ज्यादा घमंड था कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। यहाँ तक कि वो अपनी बहू को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। वो अपनी बहू को दिन रात ताने भी दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बाद एक दिन माया फिर से टहलने जंगल में पहुंच जाती है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वैसे खूबसूरती के लिए जंगल की एकदम ताजी ताजी हवा लेनी अच्छी बात होती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद माया को एक साधु महाराज तपस्या करते हुए नजर आते हैं।
अरे वाह, देखो तो सही, सामने कौन बैठा है। तपस्या करते हुए एक साधु महाराज। क्यों ना मैं आज इनकी तपस्या भंग कर दूं, बहुत मजा आएगा। माया वहां से गुजरते हुए गाना गाने लगती है। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। माया की आवाज से साधु की आंखें खुल जाती है। इसके बाद वो अपने सामने माया को देखता है और गुस्से से माया से कहता है, ये पता होने के पश्चात कि मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुमने यहाँ से गुजरते हुए एक गाना गाया और तुमने मेरी बरसों की मेहनत को एक क्षण में भंग कर दिया। ओहो साधु महाराज, भला मैं आपकी तपस्या भंग क्यों करूंगी? मैं तो इस जंगल की खूबसूरती के चलते अपने गले को थोड़ा साफ कर रही थी। मुझे क्या तुम बेवकूफ समझती हो? मैं सब जानता हूँ। अरे बड़ी बड़ी सिद्धि प्राप्त की हुई है मैंने। सब पता है मुझे कि तू किस तरह अपनी खूबसूरती का घमंड करती है। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद जब भी तू अपनी खूबसूरती का लोगों को घमंड दिखाएगी तो तेरी गर्दन बड़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। जिसके बाद माया अपने आप से कहती है, अरे बेकार में ही मुझे डरा कर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भला इस जमाने में भी किसी को श्राप चढ़ता है क्या? माया साधु की बातों को अनसुना करके वापस घर लौट आती है और घर लौटने के बाद वो अपनी बहू से कहती है, ओहो बहू, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे थोड़ा तो सही से रहा कर घर में। अरे मुझे देख, मैं तुझसे कितनी खूबसूरत लगती हूँ। ऐसा लगता है इस घर की बहू तू नहीं, मैं हूँ। अरे माँ जी, मैं तो बिना मेकअप किए ही ठीक हूँ। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपने कामों में लग जाती है। जिसके बाद माया अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन थोड़ी सी बड़ी हो जाती, जिस पर उसका जरा सा भी ध्यान नहीं होता। वहीं अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपनी सहेली मुमताज के घर जाती है और उससे कहती है, अरे मुमताज, तेरे चेहरे को क्या हुआ है? हे भगवान, समय से पहले ही इतनी सारी झुर्रियां आ गई है। तू तो मेरी माँ लग रही है बिल्कुल। अरे अब उम्र के साथ ये तो होता ही है माया, लेकिन तेरी बात अलग है। तूने तो अपने आप को बूढ़ा होने ही नहीं दिया, या फिर ये कहूँ कि तू अपने आप को कभी बूढ़ा समझती ही नहीं। अरे मैं तो हमेशा ऐसी ही जवान दिखूंगी, मेरी चिंता मत कर। तभी माया की गर्दन थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, जिसे देखकर मुमताज कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी गर्दन हल्की सी लंबी हुई है। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गर्दन तो पहले जैसी ही है। माया मुमताज की बातों पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो उसके साथ थोड़ी देर बात करती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उसकी गर्दन थोड़ी और लंबी हो जाती है। गांव के सभी लोग उसकी लंबी गर्दन देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, माया की गर्दन कितनी लंबी हो गई है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल जिराफ जैसी गर्दन लग रही है। सब लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर माया को थोड़ा अजीब लगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है जो गांव का हर एक व्यक्ति मुझे देखकर हंस रहा है? माया जैसे ही घर पहुंचती है, उसका बेटा विक्रम उसकी लंबी गर्दन को देखकर उससे कहता है, माँ आपकी गर्दन को क्या हो गया? अरे ये तो सांप की तरह निकले ही जा रही है। अरे माँ जी, आप तो बहुत भयानक लग रही हो। कहीं कोई बच्चा देख लेगा तो डर के मारे आपके सामने भी नहीं आएगा। बस कर बहू, क्या कह रही है तू? अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई कि लोग मुझसे डरने लगेंगे? जरा मैं भी तो देखूं आखिर कितनी लंबी हो रही है। माया शीशे के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो अपनी लंबी गर्दन देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या है? लगता है साधु महाराज का श्राप मेरी गर्दन को लग गया है। अब मैं क्या करूं भगवान? ऐसा कहकर माया रोने लगती है। जिसके बाद अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर विक्रम उससे पूछता है, साधु महाराज का श्राप? ये कैसी बातें कर रही हो? आपको किसी ने श्राप दिया है क्या माँ? माया ये सुनकर अपने बेटे और अपनी बहू को साधु महाराज के बारे में बताती है। इसे सुनकर दुर्गेश्वरी अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, आप हमेशा लोगों को देखकर उनकी उम्र का मजाक उड़ाया करती थी और अपनी खूबसूरती का इतना घमंड दिखाया करती थी।
कि कोई आपके आगे कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन आज देखो, आज आपको कोई अगर देख ले तो 7 दिन तक डर के मारे घर से बाहर ही ना निकले। बेटा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी की खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ाया करूंगी और ना उनकी उम्र के हिसाब से उनकी तुलना करूंगी। लेकिन मेरी गर्दन मुझे पहले जैसी चाहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, कुछ कर। आप चिंता मत करो माँ, मैं साधु महाराज को ढूंढ कर लाऊंगा और उनसे इस श्राप का तोड़ मांगूंगा। विक्रम जंगलों में जाकर यहाँ वहाँ साधु महाराज को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे साधु महाराज कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद उसे एक पेड़ के नीचे साधु महाराज बैठे हुए नजर आते हैं। वो उनके पास जाता है और अपनी माँ की सारी परेशानी उन्हें बताता है। जिसके बाद साधु महाराज विक्रम से कहते हैं, तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम चिंता मत करो। अगले दिन जैसे ही सवेरा होगा, तुम्हारी माँ की गर्दन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर विक्रम खुश हो जाता है और अपने घर वापस लौट आता है। जिसके बाद वो अपनी माँ को साधु महाराज की बात बता देता है। बेचारी माया रोते रोते रात को सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो सबसे पहले उठकर शीशे में अपनी गर्दन देखती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी गर्दन पहले की तरह ठीक हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी की खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और ना किसी की तपस्या भंग करूंगी। उस दिन के बाद से माया बिल्कुल सुधर जाती है और लोगों को परेशान करना बंद कर देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। 3 गरीब और 2 अमीर मेहंदी वाली बहू। लता की 5 बहुएं थीं, जिनका नाम मानवी, रचना, कावेरी, रूपाली और रुचि था। जहां लता की 3 बहू बेहद गरीब घराने से ताल्लुक रखती थीं, वहीं बची हुई 2 बहू रूपाली और रुचि बेहद रईस घर से थी। लता की अमीर बहू के हाथों में मेहंदी लगाने का हुनर कूट कूट कर भरा हुआ था, इसलिए वह बड़े बड़े शादी में मेहंदी लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया करती थी, जिसके बदले में उन्हें बड़ी कीमत मिलती थी। यही कारण था कि लता अक्सर अपनी 5 बहू में अमीरी गरीबी की दीवार गढ़ती रहती थी। माँ जी, मैं रूपाली शादी में जा रही हैं। आपको कल रात बताया था ना, आज हमें एक बहुत रॉयल घराने से मेहंदी लगाने का ऑर्डर आया है। अरे हाँ मेरी गुड़ी बहुओं, इतनी बड़ी बात मैं कैसे बिसार सकती हूँ। तुम दोनों आराम से जाओ। लता की दोनों बहुएं रुचि और रूपाली मेहंदी लगाने के लिए निकल पड़ती हैं। तभी रचना हाथों में चाय लिए लता के पास चलकर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। लता चाय की पहली घूंट पीते ही बेचारी गरीब बहू पर बिगड़ पड़ती है। अरे ये चाय है कि चाशनी, सारा शक्कर मेरी चाय की प्याली में उड़ेल दिया है। अरे पता है ना चीनी का भाव 40 के पार पहुंच चुका है। तुम गरीब बहुओं का हाथ बहक गया है। मेरी दोनों बहुएं कितने मेहनत से मेहंदी लगाकर पैसे कमाती हैं और तुम ऐसे नुकसान करती हो। इसकी भरपाई क्या तुम्हारा बाप करेगा? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज की। अरे मेरे माथे पर खड़ी क्या है, चल भागे यहाँ से। ये पहली दफा नहीं था जब लता का गरीब बहुओं के लिए रूखा बर्ताव रहा हो। वह रोजाना अपनी बहुओं को गरीबी का ताना देते हुए उनके मन को छलनी छलनी करती थी। रचना रोते हुए रसोई घर का रुख कर लेती है। तभी कावेरी कहती है, अरे क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या कहूँ जीजी, बस वही माँ जी के रोज के ताने बाने, उनकी तो पुरानी आदत हो चली है। जब तक हम बहुओं की गरीबी की हंसी न उड़ा ले, उनके पेट का पानी नहीं बचता। एक और तो माँ जी अपनी अमीर बहू रुचि रूपाली पर प्यार दुलार दिखाती रहती हैं और वहीं दूसरी ओर हम तीनों बहू को दुत्कारती रहती हैं। हमारे साथ ऐसा दोहरा बर्ताव इसलिए क्योंकि हम गरीब घर से आई हैं। क्यों ना हम तीनों बहुएं भी मेहंदी लगाना शुरू करें, इससे हम अपने पैरों पर निर्भर हो सकती हैं। तब हम तीनों को ताने बाने नहीं सुनने पड़ेंगे और अपने शौक भी नहीं मारने पड़ेंगे। ख्याल तो उम्दा है। आज रात के खाने के वक्त माँ जी से इस बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर में सांझ की बेला बीतने के साथ अंधेरा घिराता है। तीनों बहू खाना पकाकर टेबल पर परोसती हैं। तभी लता की अमीर बहुएं भी कांधे पर बैग टांगे घर में पधार पड़ती हैं।
अरे आओ आओ मेरी मेहनती बहुओं, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हें ही याद कर रही थी। अरे तुम तीनों टुकुर टुकुर ताकती ही रहोगी या मेरी दोनों बहुओं के खाने की थाली भी लगाओगी? जी 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 माँ जी। कावेरी झटपट से खाने की थाली लगा देती है और झिझकते हुए कहती है, माँ जी हम तीनों आपसे कुछ कहना चाहती हैं। बको। घर का काम काज निपटाने के बाद हम तीनों खाली बैठी रहती हैं, तो हम तीनों क्यों ना मेहंदी लगाने का काम शुरू करें? यह सुनकर रुचि और रूपाली ठहाके मारकर हंसती हुई उनका ठट्ठा उड़ाते हुए कहती हैं, तुम तीनों बहनें न चूल्हा चौका करते हुए ज्यादा जचती हो। ये मेहंदी लगाने का ख्याल ना अपने मन से निकाल दो, पता चले मेहंदी की आड़ में लोगों के हाथ पर जाने कौन सी लीपा पोती करती फिरो। कहते हैं ना, कभी कभी करीबियों से मिले ताने हर बार के हार के बाद जीते हुए उस ताज के जैसा ठहरता है, जिसकी छाप और छवि हमेशा के लिए जमाने में छा जाती है। रुचि और रूपाली के मजाक को तीनों बहुओं ने शर्त के रूप में स्वीकार किया और बाजार से मेहंदी की बुक मोल लेकर कोशिश करने लगी। वह तीनों एक दूसरे की हथेलियों पर मेहंदी लगाती उनके हाथों का हुनर निखरने लगा कि बाद में गांव की औरतों को मेहंदी लगाने लगी और रंजना उनके घर आती है। अरे कावेरी, जरा मेरे हाथों पर मेहंदी लगा दो, आज शादी में जाना है और बगैर मेहंदी के सोनी हथेलियां शादी में शोभती नहीं है। अरे क्यों नहीं रंजना भाभी, बैठिए। कृष्णा तुम एक काम करो, रजनी भाभी की दूसरी हथेली पर तुम मेहंदी लगा दो। ठीक है जीजी। रचना और कावेरी ने कुछ ही देर में रंजना के हथेलियों को मेहंदी से भर दिया, जिसे देखकर रचना की आंखें चमक उठी और वह बोल पड़ी, क्या बात है, तुमने तो मिनटों में मेरी दोनों हथेलियों की मेहंदी से भर दिया और कितनी बारीकी से मेहंदी के बेल बूटे लगाए हैं तुमने। कावेरी, मेरे बटुए में 100 रुपए होंगे, उसे अपने पास रख लो। रंजना को मेहंदी लगाकर गरीब बहुओं ने पहली कमाई पाई। रंजना ने उनके बेहतरीन मेहंदी लगाने की बड़ाई पूरे गांव भर में फैला दी। अब तीनों बहुओं की मेहंदी गांव की औरतों के आकर्षण का केंद्र बन गई और वह भी मेहंदी लगवाने उनके पास आ पहुंची। कावेरी, मानवी, रचना, देखो मैं कितने ग्राहक तुम्हारे पास बटोर ले आई, अब लगाती रहो मेहंदी। अरे मुझे भी भर भर हथेलियों की मेहंदी लगाना, काहे कि हमरे सजनवा को हमारी हथेलियां मेहंदी में सजी हुई बहुत पसंद है। अरे फिक्र मत करो रमिया बहन, आपकी हथेलियों पर ऐसी मेहंदी रचाऊंगी कि महीने तक रंगत बरकरार रहेगी। तीनों गरीब बहुएं अपनी मेहंदी के आकर्षण बेल बूटों के लिए सुर्खियों में छा जाती हैं। दूसरी तरफ रिचा और रूपाली की मेहंदी की कमाई घटती चली जाती है। रूपाली, ये मेहंदी का फंक्शन हम दोनों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हाँ, क्योंकि मुद्दतों बाद रॉयल फैमिली में मेहंदी लगाने का मौका जो मिला है। जैसे ही रिचा और रूपाली रॉयल मेहंदी फंक्शन में पहुंचती हैं तो अपनी तीनों गरीब देवरानी को देखकर गुस्से से तिलमिला उठती हैं। तुम तीनों यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से। मिस न्यासा, इस मेहंदी फंक्शन के लिए पहले ही आपने हम दोनों बहू को बुक किया था। आप जानती भी हैं ये तीनों प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइनर नहीं है। ये अपने टुच्ची मेहंदी से आपके हाथ की जात बदल देंगी। हम दोनों बहू प्रॉपरली प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइनर हैं। मिसेस रूपाली गांगुली, शायद आप दोनों को अपने हाथों के हुनर पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, मगर कला अमीरी गरीबी देखकर इंसानों में नहीं उभरती, बल्कि जो कला की कदर करता है यह उसके कदम चूमती है। आप दोनों की मिलावटी मेहंदी की प्रॉपर लिस्ट पड़ी है मेरे पास। ज्यादा कमाई करने की होड़ में तुम लालची औरत ने ब्राइडल्स को मिलावटी मेहंदी लगाया है। उनमें से एक मेरी कजिन थी। सच्चाई पकड़ी जाने पर दोनों बहुएं बेहद शर्मसार होती हैं, जिसके बाद कोई भी उनसे कभी मेहंदी नहीं लगवाता। उनके बदले अब हर एक जन तीनों गरीब बहुओं से मेहंदी लगवाया करता। जेठानी जी, जो बीत गया उसे सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। इंसान तो है ही गलतियों का पुतला। जो हुआ उसे बिसार कर नए सिरे से हमारे साथ मेहंदी लगाइए। हाँ जेठानी जी, इस बार हम पांचों बहू एक साथ मेहंदी लगाने का काम शुरू करते हैं। हमने हमेशा तुम तीनों को हिम्मत को तोड़ा, बावजूद इसके तुम हमारे इस बुरे सफर में हमारे साथ खड़ी हो। अब हम पूरी खराई से मेहंदी लगाएंगी, बिना किसी मिलावट के, और सबसे पहले अपने स्वभाव को तुम्हारे जैसा उभारने की कोशिश करेंगी। इस तरह तीनों गरीब बहुओं का बढ़ाया हुआ हाथ अमीर बहू को बदलाव का मौका देती है, जिसके बाद वह लोभ रहित स्वभाव से मेहंदी लगाने लगती हैं, क्योंकि मेहनत का कमाया 1 रुपया छल और झूठ की कमाई से बढ़कर है। इसलिए साथियों, कभी किसी को खुद से छोटा और कमजोर आंकने की भूल ना करें।